नमस्कार। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी और सबसे पहले हम खबर नोएडा की बताते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 12 जनवरी से बिजली का बकाया न देने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। नोएडा के विद्युत विभाग ने बकायेदारों का सर्वे कराया है, जिसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा के 54 गांव ऐसे हैं जिसमें करीब 9,000 लोगों पर 32 करोड़ बकाया है। अमित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, बहुत देर से नहीं याद आई विद्युत विभाग को 32 करोड़ तक का अमाउंट इकट्ठा हो गया, उसके बावजूद बहरहाल ये अभियान है क्या? का फिलहाल देरी तो जरूर जो बिजली विभाग की है, लेकिन बिजली विभाग हमेशा से ये दलील देता हुआ आया है कि गांवों में बिजली चोरी है उसको रोकने में कम साबित बिजली विभाग रहता है। अब यह बहुत कम गांवों में देखने को मिलता है बिजली विभाग का, और बड़े पैमाने पर बिजली चोरी वहां पर होती है। फिलहाल बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्वे कराया गया है जिसमें 9,000 ऐसे घर पाए गए हैं जहां पर बिजली चोरी की जाती है, या तो कम क्षमता के मीटर लगाए हुए हैं और वो बिजली चोरी करके ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं। तो ऐसे 9,000 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन पर करीब 32,000 का बिल भी बकाया है, 32 करोड़ रुपए का बिल भी बकाया है। तो उनसे बिल की भी वसूली की जाएगी और जो लोग बिल नहीं देंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 12 जनवरी से इस अभियान को पूरे जिले में चलाया जाएगा, ऐसा बिजली अधिकारियों का दावा है। निहारिका, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। अब बिजनौर का रुख करते हैं, जहां से फरार सिमी के 6 आतंकियों के मददगार आरोपी पिता पुत्र की जमानत नामंजूर हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिमी के 6 आतंकी आरोपियों के मकान में किराए पर रहते थे। मोहल्ला जटान में रह रहे आतंकी 12 सितंबर 2014 को विस्फोट के बाद से फरार हो गए थे और खबर ये है कि राहत नहीं मिली है इन्हें, क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका को ही खारिज कर दिया है। सिमी के फरार 6 आतंकियों पर मदद करने का इनका आरोप। इन पर आरोप है कि इन्होंने जो 6 फरार सिमी के आतंकी उस पर उनकी मदद की थी इस दहशतगर्दी को अंजाम देने में। 12 सितंबर 2014 का वाकया। वसीम अख्तर जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, जमानत याचिका खारिज हो गई, क्या कहा कोर्ट ने, किस तरीके से सख्ती, और इसके अलावा ये भी बताइए कि बिजनौर से लेकर बाकी जगहों में पुलिस की सक्रियता इन आतंकियों को पकड़ने की है क्या, कैसे केस को ट्रैक किया जा रहा है? निहारिका, मैं बताना चाहूंगा कि 12 सितंबर को यहाँ पर मोहल्ला जाटान में विस्फोट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आतंकवादियों की पहचान की गई थी और उसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई थी। तो बाद में बिजनौर के मोहल्ला भाटान में एक अन्य ठिकाना मिला था जिसमें वो अब्दुल्ला और रईस जो दुकान। चलिए, यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जो आतंकियों के मददगार थे उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के खाद्य और उद्यान मंत्री पारसनाथ यादव ने बेतुका बयान दिया है। खासगंज पहुंचे खाद्य उद्यान मंत्री ने कहा है कि रोटी का इंतजाम अगर नहीं है तो आतंकवाद, नक्सलवाद और अपराध तो बढ़ेगा ही। पेट को रोटी चाहिए, रोटी का इंतजाम जब नहीं होगा तो आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध बढ़ेगा। पेट को रोटी चाहिए, रोटी का इंतजाम जब नहीं होगा तो आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगरा की खबर है, जहां 3 दिन पहले नाई की मंडी इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े पर केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया का विवादित बयान आया। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय के घर पर हुई बैठक में कठेरिया ने कहा कि अगर 15-20 हजार आ गए तो हम 50,000 इकट्ठा हो जाएंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन सिर्फ एक समुदाय के लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। 3 दिन पहले यहां पर बवाल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन आरोपियों की पहचान में लगा है। इसी को लेकर आगरा से बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय के आवास पर पुलिस बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही थी। इसी दौरान सांसद जी और केंद्रीय मंत्री ने विवादित बयान दिया। ज्यादा जो बयान था उसको जानने के लिए हम सीधे इस बयान का ही रुख कर लेते हैं, जिसको मीडिया ने कैद कर लिया। पूरा दबाव में और उनकी गुंडे को रोकने में पूरी तरह अपने आप को बचाता है, बचता हमेशा। मंत्री हो, सांसद होता तो अभी जाता वहां। और आप जो कह रहे हैं ना कि 10,000 आ गए तो वो 20,000 आ गए, जब भी अगर हम 10,000 वो आते तो हिंदू भी 50,000 इकट्ठा हो। और अब ये जो बयान आया उस पर वो सफाई दे रहे हैं, सुनिए। ये पूरी तरह से गलत है। बार बार जब ये बात आ रही थी कि वो 20,000 लोग इकट्ठे होंगे, तो हमने यही कहा कि कोई 20,000 करे या हम 50,000 इकट्ठे करें, या तो उसके कारण न्याय नहीं बदलना चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
आगे बढ़ते यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हाल ही में बीएसपी से निकाले गए नेता जुगुल किशोर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उनसे जब पूछा गया कि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी वो ज्वाइन कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि बाहर से आने वालों को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। लक्ष्मीकांत के मुताबिक बीजेपी में प्रवेश प्रक्रिया सील है, बंद है। अभी कोई चर्चा नहीं, कोई विचार नहीं किसी को शामिल करने में। मैंने तो कल प्रतिबंध लगाया है पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक स्तर पर प्रवेश प्रतिबंधित। जिसको शामिल होना हो और जिसको उसे शामिल कराना हो वो पूरा विवरण उसका प्रदेश को भेजेगा, प्रदेश विचार करेगा, उपयुक्त समझेगा तो शामिल करेगा। आम कार्यकर्ता की छाती पर मूंग दलने के लिए बाहर से लोगों को लाकर बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। वहीं राज्यसभा से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर कहा है कि वो हर मोर्चे पर फेल रही है। मोदी जी अपने इंटरनेशनल इमेज बनाने के चक्कर में देश के हितों से खिलवाड़ करें। साथ ही तिवारी ने भी कहा कि बीजेपी नेता जानबूझकर लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं। बीजेपी शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे अपने नेताओं की घर वापसी क्यों नहीं करा रही है, ये उन्होंने पूछा। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने जनता परिवार में मतभेद की खबरों से वही इनकार किया है। शिवपाल ने कहा कि जनता परिवार एक साथ है, साथ ही मोदी सरकार की जो लहर है उसको उन्होंने नकार दिया। एक खास बात यह कि कन्नौज के हसेरन जो इलाका था इसको तहसील घोषित कर दिया गया है, जिससे हसेरन के लोग लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज गांधीनगर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने जा रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। कारण खराब मौसम था, जिसके कारण उनका गुजरात दौरा रद्द हो गया। सैफई एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से मुख्यमंत्री का विमान उड़ान नहीं भर पाया। वहीं यूपी सरकार भी अपने यहां प्रवासी भारतीय दिवस 20 फरवरी को आयोजन करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और एनआरआईज को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना और यहां आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी को अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या वासियों को भी कई सौगातें देने की बात कही है। एसपी विधायक पवन पांडे के मुताबिक अयोध्या को करोड़ों रुपए की योजनाओं का तोहफा मिलने वाला है, जिसमें अत्याधुनिक पार्क है, 300 बेड का अस्पताल है और पर्यटन के क्षेत्र में कई तोहफे हैं। सत्संग भवन, रैन बसेरा, घाटों पर चेंज रूम, अयोध्या में एम्फी थिएटर का शिलान्यास, अयोध्या में थीम पार्क का शिलान्यास, अयोध्या में इन 2 सालों के अंदर लगभग 400 सड़कों का निर्माण और अयोध्या में जो देहात क्षेत्र की सड़कें जो टूटी फूटी थी उनका निर्माण और अयोध्या और फैजाबाद को विकसित करने के लिए बहुत ढेर सारी योजनाएं स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, पर्यटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास 21 तारीख को किया जाएगा। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि अयोध्या में शिलान्यास तक तो बातें हर कोई सरकार कहती है, लेकिन उद्घाटन नहीं कर पाती। आप 21 जनवरी 2015 से लेकर 21 जनवरी 2017 तक का वक्त है, आप देख लीजिएगा कितना कुछ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ताजमहल का दीदार करने आगरा जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग तैयारियों में जुटा है। सोमवार को पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों की अहम बैठक है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा है। ओबामा की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट से ताजमहल तक के रास्ते, बिल्डिंग्स पर सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे। अमेरिकी टीम ताजमहल शिल्पग्राम एयरपोर्ट का पहले ही निरीक्षण कर चुकी है। तैयारी जो हमने आगे 10 दिन के लिए एक शेड्यूल बनाया है चेकिंग्स का और मीटिंग्स का, तो वो शेड्यूल है। आगे मंडे को भी एक मीटिंग प्रस्तावित है, तो मीटिंग होने के बाद उसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नोएडा का रुख करते हैं, जहां अथॉरिटी में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सामने आया प्राधिकरण में तैनात एक चौकीदार पर। आरोप यह है कि इसने, नितिन राठी चौकीदार का नाम है, इसने फ्लैट आवंटन के नाम पर कई लोगों से करोड़ों की ठगी कर दी। ठगी के शिकार लोगों ने प्राधिकरण एसएसपी से गुहार लगाई है। आरोप यह है कि नौकरी करते हुए प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए इसने दफ्तर खोला। इसी दफ्तर के जरिए कई लोगों को राठी ने ठगा। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि प्राधिकरण में भी विभागीय जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि चौकीदार के पद पर तैनाती के बावजूद नितिन राठी के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं और वो आलीशान मकान में रहता है।
नितिन राठी इसने लेबर चौक पे ऑफिस भी खोल रखा था ग्रीन पैलेस इंडिया में, और बोला था कि मैं हथौटी में काम करता हूँ। मैं 122 में नोएडा में फ्लैट है, वो कंप्लीट हो रहा है, उसमें मैं निकलवा दूंगा हैं। और वो बोल के और सारा हमारे को डीडी का कागज दिया आपको और कागज मेरे को डीडी दिया, डीडी का कागज दिया, डीडी जमा करने के 10%, और बोला कि हमें ब्लैक से पैसे चाहिए, कुछ हमें पैसे चाहिए। हम लोगों ने एक फ्लैट पे 4-4 लाख रुपया उसको दिए हैं। ये नितिन राठी, इसका ऑफिस ग्रेट इंडिया पैलेस में था। इसने हमको बोला कि तुम्हें मैं फ्लैट दिलाऊंगा। उनने 4 लाख ब्लैक की बात करी, और उसकी हमको उसके ऑफिस भी था और वो उसमें नौकरी करता था। इस विश्वास से हमने उसके साथ ये किया। गाड़ी पे भी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ, नीली बत्ती लगा के उनका 4 PSO उसके साथ थे। हमने इस विश्वास पे किया। मेरे को तो अथॉरिटी के अंदर तक ले गया। असम पार्टी के ऑफिस के सामने खड़ा होकर बोलता है, जो उसका PA आया निकल के बाहर, बोला उनने पेपर चेक किए मेरे, कह रहा पेपर सारे ओके, बस स्टैम्प पेपर लिया हो। मैं 37,000 के स्टैम्प पेपर मेरे को दिलवाए, वो भी मेरे लेके फरार है। जी, ये नितिन राठी जो है, ये अपने जो संबंध बताता है हमको, कहता है कि मेरे डायरेक्ट आनंद के यहाँ मेरी पोस्टिंग रही है और मैं आनंद के यहाँ काफी टाइम तक रहा हूँ। जैसे कि अभी ये हमें बताता था जिस टाइम इसने हमसे पैसा लिया सभी भाइयों से, तो ये कहता है आशीष भाटी के यहाँ पर्सनल सिक्योरिटी हूँ, आशीष भाटी जी का 4 PSO अपने साथ रखता है। गाड़ी पे नीली बत्ती और उत्तर प्रदेश सरकार कई 2 गाड़ियां हैं इसके पास, करीब 6-7 गाड़ियां हैं जो कि काफी लग्जरी गाड़ियां हैं। और जी जो आनंद जी से पता था कि आनंद जी की कोठी में मैं रहा हूँ, मायावती जी और आनंद जी से इतने संबंध है मेरे बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। नोएडा अथॉरिटी में चौकीदार की नौकरी करने वाला नितिन राठी देखते देखते करोड़ों की काली कमाई का मालिक बन बैठा है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि शातिर राठी ने 1500 रुपए महीने की तनख्वाह पर इसे रखा गया। अमित कुमार नाम के अपने PSO को भी इसने नहीं छोड़ा, उसके साथ उस ठगी की। अमित कुमार के मुताबिक फ्लैट दिलवाने के नाम पर नितिन राठी ने 3 लाख रुपए बतौर एडवांस लिए। आशियाने के ख्वाब को असलियत का अमली जामा पहनाने के लिए अमित को फ्लैट का फर्जी अलॉटमेंट लेटर थमाया। अमित कुमार को जब अलॉटमेंट लेटर के फर्जी होने का पता चला तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन राठी ने उसकी रकम वापस नहीं की। अमित के मुताबिक अपनी फरियाद को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के से कई बार वो मिल चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। राठी के मामले के सामने आने के बाद अब अधिकारी हालांकि सिर्फ मदद का आश्वासन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 20 फरवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मंजूरी दी है ताकि वो निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए पूंजी जुटा पाए। हालांकि पूंजी जुटाने के लिए सहारा को RBI से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही सुब्रत रॉय को जेल आउट हाउस में शिफ्ट करने की इजाजत भी मिल गई है। मेरठ में आज बेखौफ बदमाशों ने पुलिस वाहन पर फायरिंग की है। सिविल लाइंस के विक्टोरिया पार्क के पास वज्र वाहन पर हुई फायरिंग के बाद 2 किशोर बंदी फरार हो गए। फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया है। फरार हुए कैदी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। वज्र वाहन में 7 किशोर बंदियों को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। बुलंदशहर के डिबाई में डीआईजी रमेश शर्मा थाने में बुलाई गई एक बैठक में लोगों को अपने डंडे का एहसास कराते नजर आए। दरअसल हुआ ये कि 2 दिन पहले डिबाई में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद रमित को हालात का जायजा लेने के लिए यहां आना था। वो आए, लेकिन उन्होंने क्या बोला वो आप सुन लीजिए। कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, लेकिन जब हो तो इतनी सख्ती के साथ हो कि जवान लड़का जब रिटायरमेंट के समय मुझे मिले तो मेरे मन में इतना ही पछतावा हो कि हाँ यार उस समय ज्यादा ठोक दिया था या ज्यादा मार दिया था। तो अगर किसी के मन में खराब मंसूबे हो तो वो भी ये क्लियर रखे कि फिर वो चीज कार्रवाई सख्त होगी, जिससे उसके मन में भी पछतावा रहे, मेरे मन में भी पछतावा रहे कि सब कार्रवाई सख्त करके आए, ज्यादा हो गई। आजमगढ़ में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पर अपनी महिला सहकर्मी के साथ बलात्कार करने की कोशिश का आरोप है। पीड़ित महिला ने आबकारी इंस्पेक्टर पर अपने रसूख पैसे का इस्तेमाल कर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से महिला सिपाही ने मुख्यमंत्री से लेकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इंसाफ उसे मिला नहीं है। सदर में मतलब शंकरलाल इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ भी मैं काम करती हूँ। 8 अगस्त को हमें मतलब अटैचमेंट को तोड़वाने के लिए ही इतना टार्चर किया गया था कि मैं परेशान थी। उसी मामले में उन्होंने कहा कि ठीक है 8 बजे रात को आओ, हम बात करते हैं, हम अटैचमेंट नहीं तोड़ने देंगे।
और जब मैं गई वहाँ पे तो इन्होंने मतलब हमारे साथ जो है अश्लील हरकत किया, जान से मारने की धमकी भी दिए, ट्रांसफर करवाने की धमकी दिए। इस बारे में हर जगह मैंने लेटर दिया है, हर जगह मतलब हमने न्याय के लिए गुहार लगाया है, लेकिन कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं नोएडा में फेज 2 थाना पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। करवीर नाम के हथियारों ने सप्लायर को नोएडा के सेक्टर 88 से गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 विदेशी पिस्टल, 9 मैगजीन मिली हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक करवीर मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में बेचता था। पुलिस इसके बाकी साथियों की भी आगे तलाश कर रही है। 6 पिस्टल और 9 मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। और जो पूछताछ में जो तथ्य सामने है कि ये मध्य प्रदेश की तरफ से ये आर्म्स लेता था और यहाँ पे सप्लाई करता था। और अब तक इसने जो स्वीकार किया है 25 से ज्यादा असले इनको सप्लाई कर चुका है। और इस चेन को जो और भी लोग हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। क्या भी और भी लोग हैं इस गैंग में? हाँ, इस चेन में और भी हैं और सब डीलर भी इनके नीचे हैं जिनके नाम हम पे हैं और वो हम उनकी तलाश कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में आज फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने भी छापेमारी की कार्रवाई की। खाद्य आयुक्त बादल चैटर्जी के नेतृत्व में सबसे पहले नई बस्ती इलाके में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, सैंपल इकट्ठा किए गए। वहीं दूसरी तरफ नकली मसाला फैक्ट्री में भी छापेमारी हुई है, गुटखा फैक्ट्रियों के अलावा। मैसेज फ्लैश हो जाता है। और फटाफट कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चंदौली में राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। नई दिल्ली से हावड़ा जा रही ट्रेन में एक महिला से अफगानी मूल के युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला की शिकायत पर मुगलसराय जीआरपी ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है। कौशाम्बी में एक युवक उसके 3 बच्चों की संदिग्ध हालत में आग लगने से मौत हो गई है। जिस वक्त ये घटना है इस वक्त पूरा परिवार सो रहा था। आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है। पुलिस हत्या की बात कह रही है। फर्रुखाबाद में बिजली व्यवस्था में हो रही लापरवाही को लेकर 12 जनवरी से अभियान शुरू किया जाएगा। फर्रुखाबाद में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 58% बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। डीएम के मुताबिक बिजली चोरी का आंकड़ा 58% से घटाकर 20% के नीचे लाने की कोशिश है। ग्रामीण स्तरों पर एकल विंडो के तहत कनेक्शन धारकों को कनेक्शन देकर लोड बढ़ावा इसमें दिया जाएगा।